हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया में। हम इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर चुके हैं। इसकी 3 क्लास आपके सामने आ चुकी हैं। आज चौथी क्लास में हम लोग टेंस पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी सभी वीडियोज़ को बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं और आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जो शाबाशी दे रहे हैं, मुझे जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक को टच करने वाले हैं, उस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिस पे इंग्लिश ग्रामर की सारी जड़ें मौजूद हैं, जो पूरी तरह से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आता है इंग्लिश ग्रामर का। अगर ये पढ़ लिया, अगर ये आता है आप पे, तो ये मान लो आप पे 90% ग्रामर आती है। बची-कुची सारी चीज़ें 10% में। अगर आप पे टेंस आते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ग्रामर में शुरुआत बहुत अच्छे से कर ली है। अब बस आपको उस पौधे को बचाए रखना है और अगर आपने उस पौधे को सँभाल लिया, तो आपका फल अच्छा निकल के आएगा। तो इस ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहेंगे तो भी कम होगा, इस टॉपिक टेंस को हम लोग शुरू करने वाले हैं और इसको मैं गारंटी देता हूं कि जड़ के साथ खत्म कर देंगे हम लोग इसको। तो आप लोग मेरी क्लासेस में बने रहना। चलिए टेंस शुरू करते हैं। टेंस शुरू करने के लिए सबसे बेसिक हमारा प्रश्न निकल के आएगा कि टेंस आखिर है क्या, होता क्या है ये टेंस, जिसके पीछे बचपन से 4th क्लास से टीचर्स लग जाते हैं। किसी भी कंपटीशन क्लास में जाके आप बैठोगे, तुरंत सबसे पहले पूछेगा टेंस आते हैं क्या। कोई भी अगर आपसे इंग्लिश के बारे में बात करेगा तो सीधा आपसे पूछने लग जाएगा, प्रश्न पूछने लग जाएगा और प्रश्न पूछेगा वो भी टेंस ही होते हैं। तो टेंस आखिर होता क्या है, सबसे बेसिक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो टेंस का मतलब होता है टाइम प्लस वर्क। टाइम यानी कि समय। अगर टेंस के बारे में हम बेसिकली अगर समझें तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि टाइम जो होता है, उस टाइम पे क्या वर्क हो रहा है, इसको हम लोग टेंस के रूप में डिफाइन कर देते हैं। टाइम के हिसाब से टेंस 3 प्रकार के निकल के आ जाएंगे और वर्क के हिसाब से 4 प्रकार के। ये दोनों चीजें ही मिक्स होके आती हैं। टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ही निकल के आ जाता है, काल का मतलब ही होता है समय, टाइम। तो टेंस का सबसे बेसिक जो मतलब निकल के आएगा वो समय से जुड़ के ही आएगा। टेंस का मतलब ही समय होता है और कोई भी काम किस समय पर होता है, इस चीज को बताने की जिम्मेदारी टेंस की होती है। अब सर होता क्या है कि हम जब नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जब हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तब तो हमारी बातें दूसरे आदमी को समझ में आ रही हैं। अब यही बातें अगर किसी अंग्रेजी बोलने वाले को समझानी हो तो तब हमें काम में लेने होते हैं टेंस और टेंस को बनाने के नियम। बेसिकली टेंस को हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार से पढ़ते हैं। 3 प्रकार होते हैं टेंस के। कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसा कि टाइम के हिसाब से होता है। टाइम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक टाइम जो वर्तमान में चल रहा है, एक टाइम जो अब से पहले निकल गया और एक टाइम जो अब आने वाला है। सेम जब टाइम 3 प्रकार का हो गया तो टेंस भी 3 प्रकार के होंगे। तो पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा टेंस होता है हमारे पास पास्ट टेंस और तीसरा टेंस होता है हमारे पास फ्यूचर टेंस। अभी मैंने बताया टाइम 3 प्रकार का। अगर टाइम 3 प्रकार का, इसका मतलब टेंस भी 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कि सर इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश में तो बता रहे हो वो बढ़िया है, इनको सीधा थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बताते चलो। तो हिंदी में इनको बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस को बोलेंगे वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलेंगे भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलेंगे भविष्य काल। टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोलें तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल।
अच्छा, 3 प्रकार के टेंस हो गए वो ठीक है, लेकिन ये वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है काम या कार्य। वो 4 प्रकार का होता है हमारा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि टेंस होता है 3 प्रकार का। इन तीनों ही प्रकार के टेंसों में वो चारों प्रकार का काम होगा। कैसे होगा? प्रेजेंट में भी इंडेफिनिट आएगा, पास्ट में भी इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट आएगा। तो सर शुरुआत कहां से करनी है? 3 चीज बता दी, 3 में भी 4-4 चीज बता दी, उनमें भी और 4-4 चीज बताते रहेंगे, ऐसे तो फिर प्रकार ही बताते रहो, शुरुआत कहां से करें? तो भाई साहब शुरुआत हमें करनी है प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस से क्यों करेंगे? जो वक्त गुजर गया उस पे हम लोग कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। जो वक्त आने वाला है उसके बारे में हमें नहीं पता हम क्या करेंगे। तो शुरुआत भी प्रेजेंट से करते हैं, क्योंकि हम कार्य भी प्रेजेंट में ही कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस से मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट का जो पहला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला जो कार्य निकल के आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे। तो सर यहां पे हमारे सामने 3 चीजें लिख के आ गई। एक तो पहचान आ गई, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक मेन वर्ब आ गई। सर ये क्या चीजें होती हैं? ये तो हमें पता ही नहीं, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हमें, होता क्या है ये? मैं आपको बताता हूं। जब आप लोग हिंदी में कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। हमारे टेंस पढ़ने का अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि हम लोग जो कुछ भी हिंदी में बोलते हैं उन सब चीजों को अंग्रेजी में बदलना सीख जाएं। अब अंग्रेजी में बदलना सीखने के लिए पहले हिंदी तो समझें। हिंदी समझने के लिए एक चीज आप गांठ बांध के रख लो कि जो भी कार्य किसी वाक्य में हो रहा है उस कार्य को हम लोग क्रिया बोलते हैं। इस वाक्य में क्या कार्य हो रहा है सर? इस वाक्य में कार्य हो रहा है पढ़ाने का। किसका कार्य हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाता हूं यानी कि पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, और पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं इसका मतलब ये हमारे सामने आके आ गया है क्रिया। पढ़ाना क्या हो गई? क्रिया। ये कार्य हो रहा है, उस कार्य को हम लोग क्रिया बोल देते हैं। एक बार हिंदी समझ लीजिए, इंग्लिश पे भी आ रहा हूं, सब्र रखिए। क्रिया बोल दिया। अब इस क्रिया को जो करने वाला होता है, इस कार्य को जो करने वाला होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कर्ता। क्या बोल देते हैं? कर्ता। अब यहां पे क्योंकि पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं इसलिए यहां पे कर्ता कौन हो गया? मैं हो गया। ये कर्ता हो गया साहब, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके अलावा जो बची हुई चीज है वो इस वाक्य को आधार प्रदान करने के लिए और क्रिया का एक विस्तार मात्र होती है, और उसको हम लोग कर्म बोल देते हैं। तो अंग्रेजी को हम लोग यहाँ पे कर्म मान लेते हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है ये सारे शब्द कर्ता क्रिया कर्म देख के कि ये तो कोई हिंदी की क्लास चल रही है, मैं तो हिंदी के व्याकरण पढ़ने आ गया, ये अंग्रेजी तो है ही नहीं यहाँ पे। अब आते हैं अंग्रेजी पे। इस क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वर्ब बोल देते हैं। और इस क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल दिया? सब्जेक्ट बोल दिया। किसको बोल दिया? जो कार्य को कर रहा है, काम कर रहा है। काम करने वाला कर्ता होता है और कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस सब्जेक्ट को कर्ता बोल दिया हमने, और कर्म को बोल देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये सारी चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं आपको? क्योंकि एक्चुअल में जो वाक्य होता है वो हम लोग उसके नियम पढ़ लेते हैं, वाक्य के नियमों को रट लेते हैं, लेकिन
फिर भी टेंस बनाना नहीं सीखते। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक चीजें ही नहीं है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है। बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूं। देखो, ये जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीजें हैं। ये तीनों चीजें हिंदी में तो चाहे जैसे भी आए, हमें नहीं पता, लेकिन अंग्रेजी में एक सिर्फ सादा सीधे पैटर्न में आती हैं। और वो पैटर्न कौन सा होता है, मैं आपको अभी लिख के बता देता हूं। सबसे पहले आपके सामने हमेशा आता है सब्जेक्ट। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अभी अभी सब्जेक्ट बताया था, वो वाला ही सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ब। अभी अभी मैंने बोला था क्रिया, उसकी जो अंग्रेजी होगी वो वर्ब, और वो आएगी सब्जेक्ट के बाद। और अंत में आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वो सूत्र है जो आपके गणित के पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को भी फेल कर देता है, क्योंकि 90% इंग्लिश टेंस पे टिकी हुई है, और टेंस को समझना 90% इस सूत्र पे टिका हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक बेसिक फंडामेंटल सूत्र है जो हमें हमेशा याद होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश बनाते टाइम सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले कर्ता आता है, जो काम को कर रहा है वो आता है सबसे पहले। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद वर्ब आती है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, कर्ता हो गया। उसके बाद वर्ब आई, क्रिया हो गई। और उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म। अब यहां एक चक्कर और निकल के आता है कि ये जो वर्ब दिख रही है ना हमें यहां पे, ये वर्ब ही हमारे पास कुछ समस्या लेके आती है। क्या समस्या लेके आती है कि साहब ये जो वर्ब है ना, ये अकेली नहीं होती। ये वर्ब दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? तो दो प्रकार की ऐसे कि एक तो हो जाती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी हो जाती है मेन वर्ब। एक हो गई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी हो गई मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। और मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। दो प्रकार की हो गई। मुख्य क्रिया का मतलब है मेन वर्ब, यानी कि वो कार्य कौन सा है जो हो रहा है, जैसे कि चलना, पढ़ना, खेलना, बोलना, दौड़ना, रोना, धोना, सारी चीजें ये सब मुख्य क्रिया में आ जाती हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इसमें हमारे पास वो चीजें आती हैं जो सहायता प्रदान करती हैं किसी भी वाक्य को पूरा करने में। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, ये दो प्रकार की वर्ब हो गई। अब जब दो प्रकार की वर्ब हो गई, इसका मतलब ये सूत्र भी बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया सर? कि सूत्र हमारे पास थोड़ा सा बड़ा होके आ गया। सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद जब हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आती होगी, इसको हम शॉर्ट में एच भी लिख देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब आती होगी, इसको हम शॉर्ट में एम भी लिख देते हैं। और अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, ये कोई मजाक की चीज नहीं है। ये यहाँ पे जो सूत्र लिखा हुआ है ना, ये सूत्र अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता, और एक बार समझ में आ जाएगा तो दिमाग में से निकलेगा नहीं। शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी अंग्रेजी का वाक्य अगर हमें बनाना है तो इस सूत्र को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और अंत में ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब हमारी दो प्रकार की हो गई। एक तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, और एक हो गई मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। जब सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया ये हो गई, तो इसका मतलब सूत्र भी बदल गया। तो सूत्र बदल के आ गया हमारे पास सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो सूत्र निकल के आया हमारा, इस सूत्र पे हमारी आगे की जो टेंस हैं वो बहुत ही आसानी से निकलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में
ध्यान देना ये बात, किसी भी वाक्य में जब हम बदलाव करेंगे तो सिर्फ एचवी और एमवी बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसे हो सकते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसे हो सकते हैं, एचवी और एमवी ही बदलती हैं, और एचवी और एमवी को बदलना सीख गए तो टेंस सीख गए, और टेंस को सीखने का मुख्य उद्देश्य भी यही है। बात आ गई समझ में? तो एक चीज तो हमारी इस बात समझ में आ गई साहब कि टेंस को जब हम किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में बदलते हैं तो टेंस सीखना पड़ेगा। टेंस सीखने के लिए ये एक बेसिक सूत्र आ गया, और बेसिक सूत्र हमारी समझ में आ गया। अब चलिए वापस चलते हैं एक बार फिर से उस वाक्य पर या उस जगह पर जहां पे मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तब टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां पर भी लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि ये टेंस किस काल का है, कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है, फ्यूचर है? हिंदी में कुछ पता तो चलना चाहिए हमें। तो पता चलने के लिए मैं आपको एक नॉर्मल चीज बताता हूं। इस स्लाइड की जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय तैयब तिगरिया पे मिल जाएगी। और अगर आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो अभी मैं जब लिखूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना। देखना, प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका है कि किसी भी वाक्य के अंत में है आ जाएगा। क्या आएगा साहब? है आ जाएगा। अगर है किसी भी वाक्य के अंत में दिख रहा है, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। अगर किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी ये शब्द दिखे, इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया? भूतकाल हो गया साहब, पास्ट टेंस हो गया। किसी भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी दिखे, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया साहब। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस था, थे, थी, फ्यूचर टेंस गा, गे, गी। ये 3 चीजें हमें बेसिकली समझ में आनी चाहिए कि ये पहचान हो गई हमारी हिंदी के वाक्य में देखनी है। अगर हिंदी में ये पहचान हमें दिख गई, है दिख गया, वाक्य हो गया प्रेजेंट का। थाते थी दिख गया, वाक्य हो गया पास्ट का। अगर गागेगी दिख गया, इसका मतलब वाक्य हो गया फ्यूचर का, भविष्य काल का। सर टाइम का तो पता चल गया, वर्क का कैसे पता चलेगा कि वो इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो इनकी भी हिंदी पहचान है। हिंदी पहचान कैसे? इंडेफिनिट अगर वो काम है तो उसके लिए तातेती आएगा। कंटिन्यूअस अगर वो काम है तो रहा, रहे, रही आएगा। परफेक्ट अगर वो कोई काम है तो चुका, चुके, चुकी आएगा। ध्यान देना, सिर्फ चुका, चुके, चुकी और रहा, रहे, रही। मैं आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कंटिन्यूअस में रहा, रहे, रही आएगा। नहीं तो कुछ और शब्द भी हैं जो आएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। चुका, चुके, चुकी सिर्फ बेसिक चीज के लिए बता रहा हूं। कुछ और शब्द भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो आएंगे तो पता चलेगा कि हिंदी में हाँ ये भी परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए इसमें टाइम भी आएगा। क्या आएगा? टाइम। तो टाइम को हम से डिनोट कर देते हैं, से प्लस रहा, रहे, रही। अगर ये हमें दिखा तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान देना, टाइम प्लस वर्क दोनों मिलकर टेंस को बना रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पहचाने जब जुड़ेंगी ना तब टेंस बनेगा। जैसे हमने अभी स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा स्टार्ट किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ध्यान देना, इसका एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो इस पहचान का। और ये पहचान का जब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरुआत करते ही हमने सबसे पहली चीज ये देखी है कि हिंदी पहचान क्या है इसकी? ता है, ती है, ते है। क्या हुई साहब हिंदी पहचान इसकी? ता है, ते हैं, ती है। अगर ये शब्द आपको किसी भी हिंदी के वाक्य में मिल जाएं, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक बार आपने वाक्य को पहचान लिया, आधा काम आपका वहीं हो गया। एक बार आपने वाक्य को पहचान लिया, आधा काम आपका वहीं पे हो गया। पहचानते ही हम लोग फिर पहचान जाएंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, मेन वर्ब क्या लगानी है।
हिसाब क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में। हमेशा याद रखना, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब साहब, मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग होता है। ये क्या चीज है सर? हेल्पिंग वर्ब आपने समझा दी, ठीक है, लेकिन दो दो चीजें हैं। मेन वर्ब भी आपने समझा दी, ठीक है, लेकिन यहां भी दो दो तीन तीन चीजें हैं। कंफ्यूजन हो रहा है सर। अभी मिटाते हैं आपका कंफ्यूजन, सब्र रखिए। जब हमने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू कर लिया तो हमने यहाँ पे कुछ मैजिकल रूल्स भी यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो चीज हमें जो समझने की है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत हमने कर दी। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे पहले। कौन से 4 पार्ट हैं सर? 4 पार्ट होते हैं हमारे पास, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन कौन से? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये 4 तरीके के वाक्य होते हैं, इनको पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों से। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों से ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस शुरू करने के लिए सबसे पहले जो मैंने जनरल सूत्र बताया था आपको वो आएगा। जनरल सूत्र अभी अभी क्या बताया था मैंने? जनरल सूत्र बताया था सर, सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ध्यान दीजिए, अब की बार मैंने फुल स्टॉप पे भी ध्यान दिया है। तो सबसे पहले हमने जनरल सूत्र लिख लिया और मैंने आपको बताया कि जनरल सूत्र में ही बदलाव करते हैं और बदलाव होता है हमेशा एचवी और एमवी में। एचवी और एमवी में बदलाव होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला नियम, सबसे पहली चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। किन में? सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव वाक्यों में। अफर्मेटिव शुरू कर रहे हैं आज। अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया यानी कि एचवी नहीं लगती है। तो एचवी नहीं लगी तो हम इसको यहां से मिटा देंगे। नहीं लगी साहब एचवी। एमवी क्या लगेगी? एमवी आ गई साहब हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो चलिए इसके साथ हम मुख्य रूप से इसका सूत्र लिख लेते हैं और वो निकल के आया हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, ये क्लासेस कोई सिर्फ पीपीटी दिखाने की चीज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे पीपीटी दिखाने नहीं आया, ये यहाँ पे जो हम लोग बेसिक जो चीज है इनकी उनको समझने के लिए आए हैं। तो बेसिक चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। एचवी नहीं लगी तो सहायक क्रिया हट गई और सहायक क्रिया हटते ही मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ गई। अब इस सूत्र में कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जो आपकी समझ में नहीं आ रही? हाँ सर हैं। कौन सी चीजें हैं सर? ये चीज है कि सब्जेक्ट तो ठीक है एक ही बार है, ऑब्जेक्ट भी ठीक है एक ही बार है, लेकिन ये जो मुख्य क्रिया आपने लिखी है इसमें ये एक खड़ा डंडा जो दिख रहा है ना, ये आड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ, इस डंडे का मतलब क्या है? और इस डंडे से हमें कंफ्यूजन हो गई कि कब तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। तो इसके लिए हमारे पास द मैजिक रूल है। कौन सा मैजिक रूल? मैजिक रूल ये कि अगर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी, ही सी इट या कोई भी एक वचन नाम, तब तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। कब? जब हमारे पास वाक्य का जो कर्ता है वो एक वचन होता है, तब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य में हमारे पास कर्ता प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात आ रही है समझ में आपके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमारी बात समझ में आ गई। लेकिन जब एस या ईएस आई तो फिर से एक टेढ़ा डंडा आ गया, और इस टेढ़े डंडे का मतलब यह है कि हमें यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान देने पे हमें पता चलेगा कि कब तो सर एस आएगा और कब ईएस आएगा। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो समस्या है, यहीं पे तो गलती होती है। तो सर एक बार और ध्यान दे लीजिए कि अगर किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य है तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगी, और एस लगेगा या ईएस लगेगा इसका निर्धारण हमारी वो वर्ब करेगी। अगर उस वर्ब के अंत में, इस वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स ये शब्द अगर आ गए तब तो लगेगा हमारा ईएस। और अगर ये शब्द उस वर्ब के अंत में नहीं आए तो लगेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एस। आई बात समझ में? शुरू से शुरू कर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू किया, पहचान बताई, पहचान के बाद में सूत्र देखा। सूत्र में हमारे पास एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया कि सर ये आड़ा डंडा आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने क्लियर किया कि सर ये आड़ा डंडे का मतलब ये है कि या तो ये आएगा या ये आएगा। अब ये कब आएगा और ये कब आएगा, इसके लिए हमने नियम पढ़े। नियम क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट जो होते हैं और उनके अलावा जो एक वचन नाम होते हैं उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ये बात तो हमारी समझ में आ गई सर। लेकिन यहां फिर से वो डंडा आ गया, और ये डंडा आते ही फिर से कंफ्यूजन आ गई, और कंफ्यूजन आते ही फिर से हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि कब तो एस आएगा और कब ईएस आएगा। तो सर इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में, किसके अंत में, वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स होते हैं तब तो आएगा ईएस। और अगर किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स नहीं हुए तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आएगा एस। क्लियर हो गई बात? और दूसरा नियम हमारा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और इसके अलावा बहुवचन कर्ता जो होते हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर सीधा सीधा मैं बताऊं तो अगर कर्ता अकेला है, क्या, अगर कर्ता अकेला है तो उसे एस और ईएस की जरूरत पड़ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना पड़ेगा। और अगर कर्ता ही एक से अधिक हैं यानी कि बहुवचन है तो उसे एस या ईएस की कोई जरूरत नहीं है, वो अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही खुश है। बात आ गई समझ में? ये गोल्डन रूल निकल गया। अगर कर्ता अकेला है तो उसके लिए एस या ईएस की जरूरत पड़ेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग कर देंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर कर्ता अकेला नहीं है, एक से अधिक है यानी कि वो प्लूरल है, वो बहुवचन है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली काफी है। आगे बात समझ में? आगे देखिए, क्या सिर्फ इतना ही पढ़ना ठीक था? जी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यानी शाश्वत सत्य या कहावतें या वैज्ञानिक तथ्यों के लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, और ये लोग एग्जाम के लिए स्पेशल चीजें हैं, तो ये बात हमें ध्यान रखने की है। इसके उदाहरण के लिए द सन राइजेज इन द ईस्ट
वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये हमारे पास एग्जाम्पल निकल के आते हैं। पहचानने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे कि अंग्रेजी में हमें पहचान कैसे होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अंग्रेजी की पहचान कैसे होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझा दिया। ये कुछ एग्जाम के लिए स्पेशल चीजें हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दीबाजी में ले रहा हूं, और बाद में मैं आपको कल फिर से समझाऊंगा। और उसके अलावा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस हम लोग कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर अंग्रेजी में आपको ये शब्द ऑलवेज, ये शब्द ऑफन, डेली, यूजुअली, नेवर, एवरीडे, सेल्डम, ये शब्द अगर हमें दिखने लग जाएं, इसका मतलब ये है कि वो जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पता चल गया इंग्लिश में, इसका मतलब वो टेंस हमको उसके साथ जो एच वी है वो तो डू डज लगानी है, और एम वी है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऐसे एस लगानी है। ये चीजें हमारी एग्जाम के लिए स्पेशल थी। समझने के लिए तो मैं आपको वापस लेके चलूंगा उसी स्लाइड पे जहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो बेसिक चीज थी, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने शुरू किया था, सकारात्मक वाक्य, और उसमें मैंने आपको ये चीजें बता दी थी। अब मैं कल की क्लास में आपको जो नेगेटिव है, जो इंटेरोगेटिव है, जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो बताऊंगा। लेकिन वो क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जो मैंने शुरू में दिया था कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो चलिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं क्या पढ़ाता हूं? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं सब। चलिए आता हूं। अब इसको अंग्रेजी में ही बनाना है सब। अंग्रेजी में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले ढूंढनी है क्रिया। क्रिया ढूंढने के लिए क्या करना है कि कौन सा काम हो रहा है। तो काम यहाँ पे हो रहा है पढ़ाने का। अब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया? कर्ता। इंग्लिश में बोले तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा साहब। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? कमेंट करके लिख दो, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, पता है या नहीं है? नहीं पता तो प्रोनाउन भी पढ़ा देंगे। मैं की अंग्रेजी होती है आई। आई यानी कि मैं। ध्यान देना, आई को हम लोग बहुवचन मानते हैं, क्योंकि मैंने आपको इधर नियम लिखवाया था। आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब पढ़ाना, जो क्रिया है जिसको हम अंग्रेजी में टीच बोलते हैं, वो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। तो टीच, आई टीच। क्या पढ़ाता हूं मैं? लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा साहब। क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ा। ठीक है। अगला एक और वाक्य हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही का भी तो लें। तो साहब निकल के आता है कि वह कपड़े धोती है। दोबारा ध्यान दीजिए, हमें पहला काम करना है हिंदी पहचान ढूंढना। हिंदी पहचान है, धोती है आ रहा है। हिंदी पहचान से हमें पता चलता है कौन सा टेंस चल रहा है। शुरुआत हो रही है टेंस की, इसलिए पता है कि यही टेंस है। जब टेंस पूरे हो जाएंगे ना तो यही कंफ्यूजन आ जाता है हमारे दिमाग में, कौन सा टेंस है, कौन सी पहचान। हिंदी पहचान भी याद करने की चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। वह कपड़े धोती है, ये वाक्य हम लोग अंग्रेजी में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है? क्रिया को पहचानना है। क्रिया क्या है? धोना। धोने का काम कौन कर रही है? वह धोती है। तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया। ध्यान दीजिए, वह के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। सी नियम निकल के आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है ऐसे ही एस। तो पता चला हमें कि सी के साथ तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलो एस या एस का प्रयोग कर देंगे। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखें। धोने की अंग्रेजी क्या होती है? वॉश।
WASH, WASH लिखते ही हमें एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए दिमाग में कि एस आएगा या ES आएगा। तो दोबारा से एक बार नियम देख लेंगे। अगर किसी क्रिया के अंत में SS, SH, CHO या X ये शब्द दिखें, इसका मतलब उसके साथ क्या लगेगा? ES लगेगा साहब। लगा दें ES, तो ES लगा दो, सही हो गया। क्या धोती है? कपड़े धोती है साहब, तो कपड़े की अंग्रेजी देख लो। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य पूरा हो गया। आगे की क्लासेस में हम लोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव ये सारे शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे जो वाक्य हैं, जो सारे सेंटेंस हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी शक, संशय, कोई भी समस्या पैदा होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट करके हमें बताइए कि क्या समस्या है, उसका निवारण हम लोग या तो कमेंट सेक्शन में कर देंगे या फिर आपको अगली क्लास का इंतजार करना होगा। रोज आपको हम इसी चैनल पे मिलेंगे, द ग्रामर हब बाय दया तिघरिया। रोज शाम को 7 बजे इंग्लिश की ग्रामर की 0 to हीरो सीरीज में देखना मत भूलिए। धन्यवाद।